हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूड में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारी कक्षा 10 की बात करें, विज्ञान चैप्टर विज्ञान की बात करें, मतलब उसमें भी बायोलॉजी की बात करते हैं, जीव विज्ञान की। तो उसमें पूरी किताब से आपकी जितनी भी जीव विज्ञान की होती है, उसमें पूरी किताब से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बहुविकल्पी होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे कि उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न होती है वो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इस क्लास में कंप्लीटली करने वाले हैं। बिल्कुल आराम से एक्सप्लेनेशन के पूरा अच्छे से बढ़िया सा, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी नहीं, पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके करूंगी। समझ में आ रही मेरी बातें ना? क्लियर है पॉइंट सारे ना? तो कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप उसमें कमेंट कीजिएगा, आंसर देंगे। लेकिन हाँ, इस क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलती रही और आप बिल्कुल ना बोलो, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप भी मेरे साथ में आंसर दीजिएगा और साथ साथ में पढ़ते हैं, और मज़ा भी आने वाला कि आप भी रहेंगे और हम भी साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। ओके, आपको आंसर भी कराते रहेंगे। तो इतनी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हम्म, इतनी बातें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास पहली क्वेश्चन के साथ। ओके, बिल्कुल अच्छे से, बढ़िया सा। ओके, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, और उसमें भी हम लोग किसका स्टार्ट करेंगे, आपका जीव विज्ञान का। किसका? जीव विज्ञान का बात करते हैं, बायोलॉजी का। और आपको पता ही है बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं हमारे साथ। क्लियर पॉइंट? ओके, चलिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, केवल जल में घुलनशील होता है क्या होता है? क्वेश्चन दिख रहा है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से? क्वेश्चन दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? तो एक एक क्वेश्चन कराते जाएंगे, फटाफट उसका आंसर कीजिएगा कि केवल जल में घुलनशील होता है क्या? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा विटामिन होता है, क्या होता है? अगर मैं विटामिन की बात करूं तो ये तुम्हारा दो प्रकार का होता है। एक तो तुम्हारा क्या होता है, जल में घुलनशील। दूसरा होता है हमारा वसा। वसा की बात करें तो आपका फैट। ओके, और जल तो पता है जो हम लोग पीते हैं। तो कभी सोचा है कि जो जल हम लोग पीते भी हैं उसमें भी क्या होता है, आपका विटामिन होता है? सिर्फ जल ऐसे ही नहीं पीते, जो वाटर हम लोग पानी पीते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, आपका विटामिन होता है। विटामिन क्या होता है, पाया जाता है कि हाँ हम लोग पानी पी रहे तो उससे भी विटामिन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो आपका मिल्क होता है, जो हम आपका मिल्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं ना एक पूर्ण संपूर्ण, क्या बोलते हैं कि तुम्हारा कंप्लीट तुम्हारा फूड होता है। क्या होता है? एक कंप्लीट फूड होता है। ओके, जब एक आपका बेबी होता है, जब बर्न ऑफ बर्थ होता है आपका, ओके, तो बच्चों को क्या होता है, सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, उसको दूध में पूरी तरह से वो चीज मिलती है जो एक बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब उसके विकास के लिए आवश्यकता होती है। तो इसी तरह इसमें भी बोलते हैं कि जो हम लोग जल होता है ना, वाटर, इसमें भी कौन सी विटामिन होती है? ओके, जल में घुलनशील बोला है ना, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। ओके, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो आपको बता दें, यहाँ पे मैं दो चीजें यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कंफ्यूजन ही ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके, तो इसमें अगर जल की बात करें, इसमें क्या होता है, विटामिन बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और वसा की यहीं पे बात करें कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो विटामिन डी होता है, ई होता है, के होता है और ई। इतनी बातें क्लियर है कि कौन कौन सा विटामिन क्या होता है, जल में पाया जाता है, और कौन सा विटामिन हमारे वसा मतलब फैट में प्रेजेंट होता है। तो आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। अभी स्वपोषी का मतलब बताते, जो खुद से अपना सब कुछ कार्य करते हैं, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान से सुना, स्वपोषी का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफिस को बोलते हैं असल में। क्या बोलते हैं, स्वपोषी की बात करें, ये कलर दिख तो रहा है ना, प्रॉपर कलर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, देखो एक तो होता है तुम्हारा स्वपोषी और दूसरा तुम्हारा परपोषी, कि मैं दोनों के बारे में बात कर देती हूँ कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी। देखो, स्वपोषी जो होता है ना, इसमें जो होते हैं ये क्या करते,
ये मत बनाओ। चलो, यहाँ पे जो तुम्हारा पेड़ पौधे होते हैं, ये तुम्हारा मान लो पेड़ पौधे, तो ये क्या करते हैं, अपना खाना, ओके, अपना भोजन क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपका सन से क्या करते हैं, सन लेते हैं, ओके, लाइट्स लेते हैं, और ये रूट से क्या लेते हैं, तुम्हारा वाटर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ओके, और क्या करते हैं, अपना कंप्लीट भोजन खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं। और यही पे तुम्हारा जो पर्पस ही होता है ना, इसमें मनुष्य ले लो, ये क्या करता है, मनुष्य, सही दिख रहा है, मनुष्य लग रहा है ना, ह्यूमन लग रहा है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये जो मनुष्य होता है, अगर इसकी मैं बात करूं, तो ये जो होता है, ये पर्पस ही होता है, मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है। अपने भोजन के लिए क्या करेगा, पेड़ पौधों से लेता है भोजन, अपने खाने के लिए पेड़ पौधों से भोजन लेता है, और उसी से क्या करता है, खाना लेता है, ओके, पेड़ पौधों से भोजन लेता है और उसी से क्या करता है, वो खाना लेता है। इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक, ओके, इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक, ओके, यहाँ तक इतनी बातें क्लियर है कि क्या करता है, ये भोजन अपना जो लेता है, ओके, तो ये जो होता है अपना भोजन कहाँ से लेता है, यहाँ से, पेड़ पौधों से लेता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है, और क्या करता है, अपना भोजन लेता रहता है। इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक, प्रॉपर है। तो अब इसका आंसर बताइएगा, जो स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश या उपयोग, सभी। और सपोज जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता रखा है, तो ऐसे आंसर कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब स्वपोषी के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए क्या होता है, ये सब कुछ की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर पॉइंट, जो कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि हाँ, इस चीज के लिए इसकी इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी जरूरत होती है, ओके, क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चले, अगले क्वेश्चन पे, ओके, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, ओके, आपको पता होगा कि जो हमारा पत्ती होता है, लीफ, ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा लीफ होता है ना, पत्ती, ओके, ये जो लीफ होता है, ये जो पत्ती होता है, इसी में हमारा क्या होता है, स्ट्रोमा और ग्रेना आपका इसमें प्रेजेंट होता है। इसी में क्या होता है, आपका स्ट्रोमा भी होता है और ग्रेना भी प्रेजेंट होता है, ओके, क्लियर बातें यहाँ तक। तो हमारा जो लीफ होता है, इसी में क्या होता है, आपका स्ट्रोमा भी होता है और ग्रेना भी होता है, जो आपको क्या करता है, आपकी बात बताए, तो ये सारी आपकी जो पत्ती की, आपकी भोजन की जो क्रियाविधि होती है, उसमें भी अपना हेल्प करता है। मैंने इसमें लिखा है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, ये सारी क्रिया क्या क्या होती थी। ये क्या बोला कि हरित लवक जो स्ट्रोमा है, क्या बोला, सिर्फ स्ट्रोमा की बात कर रहा है, ये कौन सी क्रिया करती है, तो ये क्या होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया करती है। क्या करती है, ये दिन में खुलता है कि रात में खुलता है, ये इसकी क्रिया करती है, ओके। प्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो दिन में कार्य करे, ओके, दिन में, जैसे मान लो ये है, ओके, ये है, इसके अलग अलग ऐसे है, ऐसे ही होता है स्ट्रोमा का वैसे डायग्राम आपका, ओके, ऐसे ही आपका क्या होता है, स्ट्रोमा का डायग्राम होता है, ओके, ऐसे ही क्या होता है, स्ट्रोमा का डायग्राम होता है। क्लियर पॉइंट, ऐसे ही स्ट्रोमा डायग्राम होता है, जो क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, ओपन होता है, और रात के समय क्या होता है, क्लोज होता है, ओके। जब फोटोसिंथेसिस करना हो तो ओपन होता है, उसके बाद क्या होता है, क्लोज। तो प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब जो दिन में होता है, अप्रकाशीय जो डार्क में होता है। तो जो स्ट्रोमा की कौन सी क्रिया होती है, हरित लवक की बात कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है। और आपको ये पता होता है कि जो हमारी लीफ होती है, उसमें ही क्या होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से, ध्यान सुनिएगा, जो हमारा ये हरित लवक होता है ना, इसकी वजह से जो पत्तियां होती है, लीफ होती है ना, इसका जो रंग होता है, ओके, इसका जो रंग होता है, वो क्या होता है, हरा कलर का होता है। क्या होता है, हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ओके, ग्रीन कलर का होता है। तो ये क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक समझ में आया बातें हमारी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन इसी पे आएगा, चलो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में, किसमें होता है। अगला तुम्हारा पित्तरस का स्राव होता है किसमें, पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, और तुम्हारा अमाशय में,
ओके, अमाशय लिख लीजिएगा। ओके, अमाशय में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला द्वार कोशिकाएं, उसके बाद आपका पित्तरस। तो द्वार कोशिकाएं किस में होती है, तो ये आपकी बात करते हैं रंध्रों के जो दो सेम, अभी मैंने बताया ना कि जो सेम के बीच आकार की आपकी आकृति होती है उसमें होता है। ओके, तो ये क्या होता है, रंध्रों में होता है। किसमें, द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती है किसमें होता है, ये रंध्रों में होता है। तो रंध्रों में क्या होता है, अगर इसकी मैं एक पॉइंट अगर लिखवाना चाहूँ तो ये क्या होता है आपकी रंध्रों में उपस्थित दो सेम के बीच के आकार, क्या बोलते हैं इसको, कि दो सेम के बीच के आकार के जो द्वार कोशिकाएं होते हैं, बीच के आकार की ठीक है दो कोशिका जो होती है। क्लियर पॉइंट, ये हो गई आपकी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दो द्वार कोशिकाएं क्या होती है, दो कोशिकाएं जो होती है वही आपकी क्या होती है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। सेम की बीच के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। दोनों यहाँ पे द्वार कोशिकाएं लिख लीजिएगा। अगला है पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, बताइएगा। पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय। देखो ये दोनों तो किसी अलग से होगा नहीं। ओके, ये क्या होता है कि अग्नाशय और तुम्हारा अमाशय किसी अलग से नहीं होगा। ओके, तो पित्तरस का क्या बोल रहा है कि इसका स्राव कहाँ से होता है, इसका बताइएगा आंसर। देखो ये दोनों तुम्हारा अग्नाशय और अमाशय में नहीं होगा, पेट में तो तुम्हारा पित्तरस होता नहीं है। अब बचा थे दो ठो, तो पित्तरस का आंसर पित्ताशय नहीं होगा, कभी मत लगाना। जो पत्ती के आकार की आकृति बिल्कुल नहीं था। तो पित्तरस का स्राव सिक्रीशन कहाँ से होता है, यकृत में होता है। कहाँ से होता है ये, यकृत में होता है। ओके, पित्तरस का अगर स्राव की बात करें तो ये कहाँ से होता है, आपका यकृत से होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ओके, क्वेश्चन ऑफ सेम है, लेकिन ये पूछा इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। अब इसकी ध्यान देना, अब जहां पे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि जो तुम्हारा पित्त रस होता है, ओके, पित्त रस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आपको यकृत से। ओके, पित्त रस क्या होता है आपका, यकृत से स्राव होता है, यकृत से। तो इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन जो होता है, ये भी तुम्हारा जो फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, निर्माण की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, इसका निर्माण भी कहाँ होता है आपका, यकृत में, लीवर में ही होता है। कहाँ होता है, लीवर में ही, यकृत में ही होता है। इसका भी फॉर्मेशन यहीं पे होता है। ओके, इसका भी फॉर्मेशन क्या होता है, यहीं पे किया जाता है। अगला है आपका, दिया है कि ग्लाइकोनो, ठीक है, ग्लाइकोनेजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन, प्रोटीन्स, क्या बनता है। जो ग्लाइकोजेनेसिस आपकी क्रिया होती है उसमें क्या बनता है आपका, बताइएगा। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन, क्या बनता है इसमें, तो आपका क्या बनता है, आपका ग्लाइकोजन बनता है। क्या बनता है आपका, ग्लाइकोजन। तो क्या लिखते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस जो क्रिया होती है, क्रिया में यकृत, जो आपकी यकृत होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज सिक्रेट करती है। ओके, इसमें भी आपका यकृत का कार्य बहुत बड़ा रोल होता है। अपनी जो भूमिका होती है यकृत इसमें भी निभाती है, कि जो आपका यकृत होता है ना, ओके, यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। अतिरिक्त ग्लूकोज का, ओके, ग्लूकोज का, ओके, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। ओके, यकृत क्या करती है, यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, तो ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होती है क्या करती है, ग्लाइकोजन में बदल देती है।
क्लियर पॉइंट। और ये किस क्रिया में होती है, तो आपकी ये जो होती है ना, किस क्रिया में होती है, इसकी क्रिया में होती है, ग्लाइकोजेनेसिस में। क्या करें, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में। ओके, लिखना तो लिख रखिए कि ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में। ओके, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है, कन्वर्ट कर देती है उसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है क्या? प्रचलित रूप से जो ऊर्जा गृह का मतलब आपका एनर्जी का घर। ओके, एनर्जी होम, ऊर्जा का घर। ओके, ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, बताइएगा। ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट को, या राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम। तो इसका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ओके, तो ऊर्जा का घर के रूप में क्या कहलाता है, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया जाता है। ओके, आपका प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह क्या हो जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। क्लियर पॉइंट। तो क्या करते हैं, उसको एनर्जी घर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज बात ध्यान, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, आपकी बात की, इसका खुद का एक डीएनए होता है। क्या होता है इसमें, अपना खुद का भी एक क्या होता है, डीएनए। जैसे मान लो अगर आपका कोई सेल है, ओके, ये मान लो ये सेल है, ओके, ये सेल आपका है, कोशिका जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है आपका। क्या है ये आपका, न्यूक्लियस है। तो इसमें तो अपना डीएनए क्रोमोसोम्स वगैरह होता ही है, आपको पता है ना। क्रोमोसोम के फॉर्म में जो आपका, ऐसे मान लो ये क्या है आपका, ऐसे बहुत बड़ा साइज में क्या है ये आपका, ठीक है, ये क्या है आपका क्रोमोसोम है। क्या है ये आपका क्रोमोसोम। और यही फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ये होता है ना फॉर्म, ऐसे ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहा जाता है। ये आपका क्या होता है, क्रोमोसोम। ध्यान सुनना, सब कुछ डीएनए का ही फॉर्म होता है, क्रोमोसोम। ओके, ये सब कुछ डीएनए का ही होता है। और यही आगे चल के क्या करता है, यही आगे चल के क्या करता है, ये आपका डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ये जो होती है आपका डीएनए होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, पूरी एक ही जैसा फॉर्म होता है, क्रोमोसोम आपका यही होता है। और यही क्या होता है आगे चल के, यही जो आपका बहुत घना रूप होता है, इसको हम लोग जीन कहते हैं। और ये जो आपका खुला हुआ रूप थोड़ा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए कहा जाता है। एक तो इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका खुद का एक डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, प्लस जो आपका ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ऐसे वाला फॉर्म में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ओके, ऐसे हो गया आपका, ऐसे 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 फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें भी आपका खुद का एक डीएनए प्रेजेंट होता है। जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक सेल में क्या होता है, तुम्हारा दो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा का घर कहा जाता है। एनर्जी ऑफ फॉर्म किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, ये बातें समझ में आई। तो ध्यान सुनना, बस ये जो फॉर्म होता है ना, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये भी आपका डीएनए का ही एक स्वरूप होता है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि एक ही चीज का अलग अलग रूप होना, एक ही चीज का
अलग अलग स्वरूप, लेकिन मतलब सबका एक ही हो, काम सबका एक ही हो। ओके, सब डीएनए के फॉर्म होते हैं, लेकिन उसका अलग अलग स्टेज पे हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं बस। क्लियर है पॉइंट? आगे चले। अभी आप ही लोग हो, आप लोग को बोला जाएगा अभी अच्छा छोटे बच्चे हो ना, अभी बोलेंगे कि हाँ अभी 10 में पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है। 11th में होगे तो थोड़े मैच्योर हो गए, 12th में होगे तो और मैच्योर हो जाओगे ना, बोलोगे नहीं अब बड़ा हो गया बच्चा। उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे आप, यूजी पीजी कंप्लीट करोगे तो बोलोगे नहीं एक पूरा हो गया है, बिल्कुल मैच्योर हो गया है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये अपना खुद से डिसीजन ले सकता है कि हाँ इसको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। लेकिन है तो एक ही इंसान ना, था एक ही इंसान, लेकिन जब जैसे से वो बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी क्वालिटी भी, उसकी काम है, उसके वर्क भी बढ़ती चली गई। ओके, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है। ओके, तो ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम। आप लोग भी आंसर दीजिए, सिर्फ मैं ही नहीं कि हाँ बस मैं आंसर देते फिरूं। ओके, आप लोग भी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोला है कि एटीपी का एनएडी, ओके, P2H का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है इसका फॉर्मेशन? तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बता दिया, और वहीं पे सारी साइकिल भी चलती है जहां से उसको एनर्जी मिलती है आपको। ओके, वहीं पे जो आपका एटीपी का ये है ना, एटीपी का बोल रहा है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है, और एटीपी के रूप में ही क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एनर्जी स्टोर होता है। अब आप सोचोगे कि कैसे एनर्जी स्टोर होता है, तो उसकी एक साइकिल होती है। जैसे मान लो एनर्जी हमको कैसे मिल रही है, हम लोग दाल चावल खाते हैं, ओके, उसमें अगर मान लो दाल में प्रोटीन मिल रहा है, और आपको चावल में स्टार्च मिल रहा है, चावल रोटी खाते कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें जब खाते हैं तो जरूरी है कि जो चीजें हम लोग खा रहे हैं बॉडी हमारा उसी को डायरेक्ट उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करे, नहीं, उसको बॉडी हमारी क्या करती है? तोड़ती है। ध्यान सुनना कि जो चीजें हम लोग खाना खाते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो क्या होता है? उसी के फॉर्म में हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारी बॉडी, जो हमारी शरीर होता है, उसी के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी जो होता है एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में एक्सेप्ट करती है। ओके, और इसी के फॉर्म में स्टोर करके भी रखती है कि अगर मान लो हम लोग जिस दिन फास्ट वगैरह रहे तो हमारी एनर्जी क्या करे? हमारी बॉडी यहाँ से एनर्जी को ले सके। तो ध्यान रखना, हमारे बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? तुम्हारा एटीपी के रूप में। ओके, और इसकी साइकिल जो चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। ओके, क्लियर यहाँ तक पॉइंट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? क्या होता है ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि एटीपी कहाँ बनता है और किससे बनता है और क्या चीज होता है। तो एटीपी आपको पहले तो बता दो, ये पूरी एनर्जी ही होती। क्या होती? पूरी तरह से एक एनर्जी ही होती है, ऐसा कुछ नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो ये बोल रहा है कि आपका ग्लाइकोलिसिस जो है इसके अंत में क्या होता है। ओके, क्लियर पॉइंट? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो ये क्या होता है? तो अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट। तो कितने एटीपी? तो 2। क्या हो जाएगा आपका? ये 2 होता है। क्लियर पॉइंट? कितना होता है? 2 होता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने शुद्ध लाभ होता है? तो क्या लिखेंगे आपका? ग्लाइको लाइस, ठीक है, लाइसिस के अंत में 2 शुद्ध, बिल्कुल प्योर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका पूरा नाम। अणुओं का लाभ होता है प्रॉफिट। ठीक है, क्या होता है? पूरा 2 शुद्ध एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका जो है एटीपी का पूरा नाम होता है, इसका शुद्ध लाभ होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला है आपका, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। क्या बोल रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है कि इसकी पूर्ण ऑक्सीकरण की अगर बात करें तो कितने एटीपी अणु हमको प्राप्त होते हैं। ओके, कितने। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान सुनना। ऐसा नहीं पूछेगा कि हाँ ये आम है कि पेड़ है, ऐसा नहीं पूछेगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्वेरी करके पूछते हैं कि हाँ आपका एग्जाम है। और ऐसे देखो, जरूरी एग्जामिनर है, ओके ध्यान सुनना, 2 मिनट लूंगी। एग्जामिनर क्या करता है, अब एक ही चैप्टर है, उसी में से तुमको क्वेश्चन उठा के पूछना है, तो थोड़ा तो पैटर्न बदलेगा ना, बोलेगा ना। तुम्हारा मार्केट में भी क्या होता है, एक ही जैसे कपड़े पहनोगे तो क्या बोरे हो जाते हो ना। तो डिजाइनर भी, अब कपड़ा वही है लेकिन थोड़ा डिजाइन अलग करता है ना। सब कुछ वही है, डिजाइनर वही है, कपड़े वही है, सब कुछ पहनने वाला वही है, सब कुछ है। इस तरह एग्जामिनर भी वही है, एग्जाम देने वाले भी बच्चे हैं। ओके, चैप्टर वही है, बुक वही, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल देता है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देता है कि आप उसको कैसे समझ के पहनते और कैसे करते। अगर तुम ही बताओ कोई डिजाइनर कपड़ा है, अगर उसको बेढंगों की तरह पहन लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उसके लिए भी थोड़ा तरीका होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह ऐसे भी क्वेश्चन होता है, तुम्हारा सेम चैप्टर है, उसी से हर साल क्वेश्चन बनाना है, तो कुछ तो मॉडिफाइड करेगा ना, कुछ तो थोड़ा पैटर्न बदलेगा ना। तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन भी हमारे होते हैं, बस समझने की देरी होती है कि हाँ क्वेश्चन है, उसमें कैसे समझ ले, उसका आंसर सटीक निकाल दे। ओके, तो क्या बोल रहा है कि एक अणु के ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। जो मैं वही बताई नहीं थी आपको कि ये माइटोकांड्रिया है। ओके, माइटोकांड्रिया, अगर इसमें जो साइकिल चलती है, ओके, जो इसमें साइकिल चलती है, और इसमें तुम्हारा जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसमें क्या है, एनर्जी। ओके, तो इसी से, और एनर्जी जो आपका होता है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एटीपी के फॉर्म में। अब इसमें एटीपी में कितने तुम्हारे अणु प्राप्त होते हैं बिल्कुल पूर्ण ऑक्सीडेशन के बाद, पूरा पूर्ण। ओके, तो कितने होते हैं बताइए, तो कितने होते हैं आपके, पूरा 38 होता है। कितने होते हैं, 38 होता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग कि आपके, अगर इसकी बात करें क्या लिखेंगे कि एक अणु, तुम्हारे ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु का प्राप्त होता है, तो 38 अणु क्या होते हैं हमको प्राप्त होता है। कितने अणु प्राप्त होते हैं, बिल्कुल 38, 38 अणु एटीपी का प्राप्त होता है। कितने आपका, 38। ओके, 38। क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। क्या ऊर्जा मुद्रा है आपका, माइटोकांड्रिया, ग्लूकोज, एटीपी और पाइरुवेट, मुद्रा की बात किया है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा किस फॉर्म में, अगर तुम ही बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम लोग किस तरीके से रख रहे हो। ओके, अब तुम ही बताओ, तुम लोग सोचोगे अपना पैसा मैं स्विट्जरलैंड के वहां पे जाकर बैंक में रखे हो, तो बोलोगे ना डॉलर में कन्वर्ट करा दिया, उस फॉर्म में अपना पैसा रखा है। कोई अपना पैसा कैश के रूप में रखता है, तो कोई अपना पैसा बैंक में रखता है, लेकिन है ना उसके पास। अब तुम ही सोचोगे मैं अपना पैसा गोल्ड वगैरह खरीद लूं, या तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करा लूं। इसी तरह इसमें भी होता है आपका कि आपका जो कोशिका होता है उसमें जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होता है, वो किस मुद्रा में रहता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, रहता है। किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों, जो आपको वेश्म बोलते हैं कि संख्या में जो किसी पालियां होती, कोष्ठ का मतलब क्या है, ये तुम्हारी पाली है, ये मान लो 4 कोष्ठ का हो गया, ये मान लो तुम्हारे 2 कोष्ठ का हो गया। इसी तरह मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ओके, दाया आलिंद, फिर बाया नीलय, फिर दाया आलिंद, फिर ओके बाया दाया हो गया, मतलब लेफ्ट राइट होता है ना, कि आपका लेफ्ट आर्टरी है, फिर वेनस, ऐसे ही होता है। दाया आलिंद हो गया, दाया नीलय हो गया, बाया आलिंद हो गया, बाया नीलय हो गया। इस तरह आपका जो मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठ का होता है, तो ये आपका 4 कोष्ठ का होता है। ओके, एक बार ऐसे ही हो गया, यहाँ से ब्लड ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, एक तरह से शुद्ध होता है, एक तरह से आपका अशुद्ध होता है। इतनी बात ध्यान रखना कि आपका जो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठकी का होता है। एक साइड आपका शुद्ध ब्लड बहता है, तो दूसरी साइड क्या होता है आपका प्योर ब्लड, मतलब एक तरह शुद्ध होता है, एक तरह क्या होता है, अशुद्ध होता है, एक तरह प्योर होता है, एक तरह अनप्योर होता है। तो कितने कोष्ठकी का होता है आपका, ये 4 कोष्ठकी का होता है। ओके,
दो आलिन दो निलय होते हैं। इसमें चार में भी क्या होते हैं आपके, चार की मैं बात करूं, चार में क्या होते हैं तो आपके दो आलिंद होते हैं ऊपर नीचे, ओके, और दो आपके निलय होते हैं, ओके, ऐसे दो आलिंद होते हैं और तुम्हारे क्या होते हैं बताते हैं, रुको एक मिनट। ओके, दो आलिंद होते हैं दो निलय होते हैं, एक साइड तुम्हारा प्योर ब्लड बहता है तो एक साइड तुम्हारा क्या होता है अनप्योर ब्लड होता है, ओके, अनप्योर ब्लड ऐसे होता है, दो आलिंद दो निलय होते हैं, क्लियर पॉइंट, ऐसे ही होता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसका तीन कोष्ठकी का होता है, मतलब तीन होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे, एक तुम्हारा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बहता है, ओके, तीन। तो लेकिन मनुष्य का क्या होता है चार होता है, दो आलिंद होता है दो निलय होता है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। एक तरह से ध्यान सुनना, जो हमारे प्लांट होते हैं ना, जो हमारे प्लांट होते हैं इसमें जाइलम, देखो जाइलम हो गया मतलब जल पहुंचाने का कार्य कर रहा है, ओके, जाइलम जल। अगर वहीं पे फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है फल पहुंचाने का कार्य कर रहा है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो अभी बताना इसमें उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, भोजन मतलब वही फल, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, ओके, अमीनो अम्ल का। अभी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि आपका जो पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, तो ये जल का संवहन होता है। अगर वहीं पे फ्लोएम की पूछ दे तो हम लोग इसका क्या कर देंगे भोजन का संवहन, मतलब फल पहुंचाने, उसको पेट भरने का कार्य कर रहा है, ओके, क्लियर पॉइंट। चलिए अगला है आपका शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्या बोल रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती, क्या सिराएं, महासिराएं, दाया निलय, महाधमनी, बताइए शुद्ध रुधिर को। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था ना कि आपका हृदय क्या होता है चार होता है, ऐसे चार कोष्ठ की होता है, दो निलय होता है दो आलिंद होता है, क्या होता है दो निलय दो आलिंद, एक अलग से शुद्ध होता है, एक तरह से आपका प्योर, एक तरह से अनप्योर होता है, क्लियर है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा दाया, एकदम मान लो इधर दाया है आपका, ओके, राइट, और इधर क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, वैसे आपका राइट इधर होगा, ओके, और इधर क्या होता है लेफ्ट होता है, ओके, लेफ्ट, ओके, दाया उधर बाया इधर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो क्या बोल रहा है कि रुधिर, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य कहाँ करती है आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका सिराए, महासिराए, दाया नीला या फिर महाधमनी, तो क्या हो जाएगा इसका महाधमनी, ओके, क्या हो जाएगा इसका महाधमनी, ओके। तो क्या लिखेंगे इसका कि महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का, और साथ ही लिख लीजिए अगर लिखना है तो महाधमनी शुद्ध रुधिर को ओके शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ओके, ले जाती है, और साथ ही शरीर के कोशिकाओं में पोषक पदार्थ, साथ ही शरीर की, ओके, ओके इतना, साथ ही ठीक है शरीर की कोशिकाओं में ओके क्या करती है कोशिकाओं में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और हार्मोन भी ले जाती है, पोषक पदार्थ, ओके, ऑक्सीजन
वह हार्मोन ले जाती है। ओके, इतनी बातें समझ में आई? तो ध्यान सुनिएगा, देखिए आपका जो शुद्ध रुधिर के शरीर में विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी, और क्या क्या इसके साथ और भी ले जाती है। अगर इसकी बात करें हम लोग, तो महाधमनी शुद्ध रुधिर को क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, और साथ ही क्या करती है, शरीर की कोशिकाओं में पोषक पदार्थ, ओके, ऑक्सीजन व हार्मोन भी ले जाने का कार्य करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन और ये सब कुछ क्या करती है, ले जाने का कार्य करती है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण से दोपहर में पादप क्या होते हैं, दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं, किस कारण से? मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी निकलता है, खत्म होता है, हम लोग प्लांट होता है, गर्मियों में देखोगे ना प्लांट क्या होता है, बहुत तेजी से सूखता है। ओके, प्लांट क्या होता है, बहुत तेजी से सूखता है, प्यास भी बहुत लगती है। इतनी बातें समझ, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? ओके, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। अब वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, ओके, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण, इसका आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ओके, तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण क्या होता है, दोपहर में पादप बिल्कुल मुरझा जाते हैं। क्लियर पॉइंट? अब आप ही सोचो ना कि कोई प्लांट है, ओके, क्या है बेचारा, कोई प्लांट है यहाँ पे ऐसे है, ओके, चलो मैं बना देती हूँ। ओके, कोई प्लांट है और क्या कर रहा है कि इसको बहुत तेज धूप लग रही है, क्या हो रही है, बहुत तेज सनलाइट आ रही है, बहुत तेज क्या हो रही है, सनलाइट ऐसे आ रही है, हो गया, सनलाइट आ रही है बहुत तेजी से। अब गर्मी के दिनों की बात करें, गर्मी के दिनों में पता है टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, 45 42 क्या होता है, 42 से क्या था आपका 45 डिग्री ऐसे से आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर रेगिस्तान की बात करें तो 52 डिग्री भी पहुंचता है वहां पे। तो अगर उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, इसके पादप क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता, मतलब अगर सूर्य की किरणें क्या होगी, बहुत तेजी से इस पे लगती है, तो पानी की जो बूंदें बहुत तेजी से क्या होती है, वाइब्रेट होने लगती है, निकलती है ना। अभी तुम ही बताओ कि यह तालाब है, ओके, आपको क्या है यहाँ पे, तालाब है, ओके, ये क्या है आपका तालाब है, ओके। अगर गर्मी बहुत तेजी से लगती है तो क्या होता है, पानी सूखता है, पानी क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है, मतलब भाप बन के उड़ने लगता है। तो वही बोला कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसकी जो अधिकता के कारण क्या होता है, दोपहर में पादप बिल्कुल मुरझा जाते हैं। उस टाइम हम लोग पेड़ पौधे लगाते तो जल्दी उगता भी नहीं, लगता भी नहीं है ना, सूख जाता है बार बार, उसकी जड़ें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, ओके, और सूख जाता है बहुत जल्दी। तो ये सब कुछ किसके कारण से होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और इसमें से पानी भी बहुत तेजी से निकलता है ना, वाइब्रेट होने लगता है, मतलब वेपर, भाप बन के, वाष्प बन के निकल जाता है। क्लियर है इसका आंसर? अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, मुख्य की बात क्या है, स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट, विक्र, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, इसका आंसर सभी दीजिएगा। तो ये क्या होता है, इसमें आपका विक्र हो जाएगा, क्या हो जाता है, विक्र, ओके। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, विक्र होता है। उत्सर्जी अंग की बात पूछा है, ठीक है, उत्सर्जी, क्लियर है, उत्सर्जी की बात की है, क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है आपका, वृक्क होता है। और फेफड़े की मैं बात करूं, फेफड़े, त्वचा, यकृत, ये सब कुछ क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, अतिरिक्त उत्सर्जी अंग होते हैं। ओके, एक्स्ट्रा होते, त्वचा से क्या होता है, त्वचा से पसीने निकलते हैं ना, गर्मी बहुत लगती है तो हम लोग पानी जितना पीते हैं पसीने निकलते रहते हैं, और इस तरह फेफड़े से भी क्या होता है, वो सब अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा उत्सर्जी अंग होते हैं, ओके, वो सब क्या होते हैं, एक्स्ट्रा उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बातें? चलिए अगला प्रश्न, अगला है आपका, मनुष्य में विक्र एवं तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है,
बोला कि मनुष्य में जो विक्र है और एक तंत्र का भाग जो संबंधित है किससे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन या फिर परिवहन, परिवहन से। ओके, क्या हो जाएगा, परिवहन से। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो ये किससे होता है, आपका सी वाला। मनुष्य में जो विक्र और उत्सर्जित तंत्र आपकी बात करें, यहाँ पे क्या हो जाए, एक तंत्र नहीं, यहाँ पे उत्सर्जित तंत्र लिख लीजिएगा। ओके, मनुष्य में क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र और विक्र, ये सब कुछ क्या होते हैं आपका, परिवहन। ओके, क्या होते हैं ये सब कुछ आपका, उत्सर्जन। ओके, क्या पूछा है कि मनुष्य में जो विक्र और एक तंत्र, कौन सा एक तंत्र है। ओके, पूछा है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पूछना है क्वेश्चन आपको पूछ क्या रखा है कि पूछा है कि मनुष्य में जो विक्र होता है, ओके, जो विक्र होता है और एक तंत्र, और कौन सा एक तंत्र है जो क्या करता है, जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से। ओके, मनुष्य में विक्र कौन सा तंत्र, ये तो क्या करता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। समझ में आया क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपका कि जो मनुष्य में जो विक्र होता है कौन से तंत्र मतलब सिस्टम से संबंधित है। तो आपका जो विक्र होता है ये क्या होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे, जो विक्र होता है जो क्या होता है, कौन सा तंत्र। देखो विक्र तुम्हारा पोषण का कार्य नहीं करता है, श्वसन की भी क्रिया नहीं करता है, और परिवहन का भी कार्य नहीं करता है। तो विक्र कौन सी कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। क्लियर पॉइंट ये। अगला देखते हैं, अगला आपका बोमेन संपुट भाग है किसका, पित्त वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि का, या फिर वृक्क नलिका का। ये किसका भाग है बताइएगा। तो बोमेन किसका होता है, ये आपका वृक्क नलिका का। तो क्या हो जाएगा आपका, बोमेन की मैं बात करूं, बोमेन संपुट भाग है किसका, वृक्क नलिका का। ओके, किसका हो जाएगा, ये आपका होता है वृक्क नलिका का भाग होता है। और यह उसको मेलिपिगी संपुटी या फिर ठीक है, प्याले नुमा होता है। ये किसकी आकृति की बात करते हैं, ये प्याले नुमा। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं इसको, ओके, मेलिपिगी। ओके, मेलिपिगी क्या बोलते हैं इसको, मेलिपिगी संपुट भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इसको एक और नाम से जानते हैं, मेलिपिगी संपुट। क्या होता है, मेलिपिगी संपुट नाम से। देखो बोमेन संपुट एक और नाम से जानते हैं, किससे, मेलिपिगी संपुट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलिंगी जनन मोकुलन द्वारा होता है, कौन से, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया में। ध्यान सुनना, अलैंगिक जनन में जो आपका मोकुलन, मोकुलन का मतलब क्या होता है, बडिंग। देखो ध्यान सुनना, पहली बात सुन लो, जो अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है कि तुम्हारा जो सिंगल पेरेंटल सेल होता है, क्या होता है, सिंगल पेरेंटल सेल्स होता है। मतलब इसे मेल फीमेल नहीं होता है। ध्यान सुनना, सिंगल पेरेंटल सेल का मतलब इसे क्या होता है, मेल फीमेल नहीं होता है। ये क्या होता है, नहीं होता, सिर्फ एक बॉडी होता है। जैसे गुलाब का पेड़ ले लिया ना, अब गुलाब का पेड़ को टहनी काट कर बहुत सारा लगा दिए, गन्ने का पेड़ ले लिया उसको कट करके बहुत सारा प्लांट लगा दिए। ये सब कुछ क्या होता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो बताना है इसमें कि आपका मुकुलन इसमें किसके में होता है, जो एक ही बॉडी, अगर एक बॉडी है तो इसको टूट कर क्या करती है, बहुत सारी प्लांट का फॉर्मेशन कर दे, बहुत सारे प्लांट बना दे। कि कौन सा होता है इसमें से, तो इसमें से कौन सा होता है आपका, ईस्ट में होता है। किस में, ईस्ट में होता है, जो आपका एक बॉडी से बहुत सारी बॉडी है। इसमें मुकुलन की बात क्या होने को, तो इस सब में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लेकिन ये बोला है कि मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट में होता है। ओके, क्लियर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में, या फिर इन सभी में।
तो ध्यान सुनिएगा, प्लेनेरिया में भी क्या होता है, प्लेनेरिया तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, मैं बना दे रही हूँ, देखो प्लेनेरिया तुम्हारा क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये तुम्हारा प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, पूरी रबड़ की तरह ऐसे तनता है, यहाँ से कहीं से अपना क्या करता है, एक टेल अपना चिपका लेता है, ठीक है, यहाँ से चिपक जाए और आगे की तरफ इतना तनता है कि कई जगह से क्या होता है, टूट जाता है। ये देखो ध्यान से, इतना ज्यादा आगे की ओर तनता है, खींचता है ना, कि कई खंडों में क्या होता है, टूट जाता है। और जितने खंडों में ये टूटता है उतने खंडों में क्या करता है, नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, नई बॉडी का नया अपना प्लान, अपना बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो प्लेनेरिया में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। ओके, हाइड्रा में भी क्या होता है, इसमें भी तुम्हारा जो हाइड्रा का ऐसे प्लांट होता है ना आपका, ओके, तो यहाँ से जो बर्ड निकलता है, तो ये बर्ड क्या होता है, मैच्योर होके एक अलग से आपका प्लांट बना लेता है। तो हाइड्रा में होता है, लिस्मानिया में भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लेकिन इसका मेन आंसर बोला कि मुकुलन के द्वारा, ठीक है, मुकुलन पाया जाता है, इस सब में देखो होता है, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज क्या पूछा है, ये मुकुलन के द्वारा। ध्यान सुनना, प्लेरिया में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है, हाइड्रा में भी तुम्हारा क्या होता है, अलैंगिक जनन है, सब में तुम्हारा अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, सब में अलैंगिक जनन होता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, कि मुकुलन में होता है। मुकुलन किसके द्वारा होता है, हाइड्रा। लेकिन देखिए इसमें क्या है, आपका हाइड्रा नहीं था, जो मैंने यहाँ पे बताया था, अलैंगिक जनन में मुकुलन के द्वारा होता है, यहाँ पे हाइड्रा ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे ईस्ट था, तो हम लोग ईस्ट में आंसर लगा दिए। लेकिन इसके में क्या है आपका, कि हाइड्रा है। ओके, और इसमें क्या पूछा है, मुकुलन के द्वारा ही पूछा है, मतलब बडिंग के द्वारा ही पूछा है, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा। लेकिन बाकी सब में भी अलैंगिक जनन होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसे रहे कि बताइए अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी में। ओके, लेकिन अभी क्या पूछा है कि मुकुलन के द्वारा था, किसमें हो जाएगा, हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन, अगला है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलित होता है, तना, पत्ती, जड़, प्रकालिका। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, तना। पौधों में कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, किसकी बात कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। के लिए सबसे अधिक, मतलब इसमें भी क्या होता है, सिंगल प्लांट ही होता है, सिंगल सेल होता है, उसी से क्या करते हैं, नया प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे अधिक अनुकूल, जैसे हम लोग मान लो अभी गुड़हल का ले लिया, गुलाब का ले लिया, तो इन सबका टहनी कट करते हैं, गन्ने का ले लिया, टहनी कट करते हैं और नया प्लांट उगा लेते हैं। तो उसमें तना ही लेते हैं ना हम लोग, तना लेते हैं और जल्दी से उग जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कि परागकोश में होते हैं क्या, बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड या फिर परागकण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परागकोश की बात किया तो इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन इसको बोला जाता है। ओके, और ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं बिल्कुल ड्राई होते हैं, क्या होते हैं, ये बिल्कुल ड्राई होते हैं। ओके, ड्राई होते हैं, हल्के होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल वेट इसका क्या होता है, हल्का होता है, कि हल्की सी भी वायु चले तो ये यहाँ से वहां उड़ सके और अपना पॉलिनेशन की क्रिया क्या कर सके, मतलब निषेचन, पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन की क्रिया कर सके और अपना क्या करे, निषेचन करे और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका परागकण हो जाता है, पॉलन ग्रेन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से मानव में पादप, ठीक है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाणी, डिंबवाणी। तो ये पूछा कि कौन सा जो भाग है मानव, ठीक है, मतलब फीमेल ऑर्गन का नहीं है। क्या बोल रहा है कि फीमेल ऑर्गन का पार्ट क्या है, नहीं है, भाग क्या है, नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिनी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शुक्रवाहिनी। ये किसमें पाया जाता है, आपका मेल बॉडी में, किसमें होता है, मेल में होता है। ओके, अगला है, अगला है आपका नर जनन अंगों में से संबंधित है कौन सा, प्रोस्टेट ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, एड्रीनल या फिर एपिडिडाइमिस। ओके,
तो इसका क्या हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ये आपका नर जनन अंगों से संबंधित होता है। ओके, अगला फटाफट करते हैं, लास्ट का 5 क्वेश्चन है। अगला है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात मतलब बिल्कुल समान जो होते हैं, समजात की बात करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मनुष्य के हाथ था कुत्ते के आगे, मतलब उसका भ्रूणी विकास। देखो समजात का मतलब क्या होता है ना कि भ्रूणीय विकास, भ्रूणी विकास क्या हो, ये बिल्कुल समान हो, लेकिन इसका कार्य जो हो ना, कार्य ये क्या हो, भिन्न हो, ये क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, ये सभी। ओके, क्या हो जाएगा, ये सभी होता है। मनुष्य के हाथ कुत्ते के अग्रपाद, मनुष्य के दांत हाथी के दांत, सबका कार्य अलग अलग होता है, लेकिन इसका विकास एक ही जैसा होता है। आलू एवं घास के ऊपरी भूज सारी। क्लियर है बातें। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक, ओके, अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से जो मनुष्य होता है सबसे अधिक किसके संपर्क में, मतलब सबसे अधिक उसका विकास किसके ज्यादा नजदीक है, या फिर किससे मिलता जुलता है। हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक मनुष्य है और एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है। ओके, बिल्कुल कॉमन है। तो वही बोल रहा है कि यह विकासीय दृष्टि, इवोल्यूशन की दृष्टि से किससे अधिक समानता प्रदर्शित करता है। चीन के विद्यार्थी, ठीक है, अधिक सबसे अधिक क्या समानता क्या करता है, प्रदर्शित करता है या फिर समानता दिखता है किसके, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी। ओके, चीन की विद्यार्थी, क्योंकि मकड़ी और जीवाणु चिंपैंजी से हमारा नहीं, अगर वहां पे अगर तुम्हारा दूसरा होता है बंदर तो बोल सकते कि क्या होता है, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थी से। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियां की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति होती है प्रकृति वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, उपार्जित लक्षण से, किसके द्वारा होती है। इसका आंसर दीजिएगा। तो ये किसके द्वारा होती है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण से। ओके, अगला फटाफट कर लेते हैं। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, या फिर प्रियोन्स, या फिर जीन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रियोन्स। ओके, क्लियर, केवल प्रोटीन के बने होते हैं और किसी चीज का नहीं। अगला आपका डीएनए पाया जाता है कहाँ, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, या फिर केंद्रक में। सब कुछ अलग अलग होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और केंद्रक। ठीक है, क्लियर है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, अलग अलग होता है। तो ये कहाँ पे होता है आपका डीएनए, आपको केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में। क्लियर है। बिल्कुल अंतिम प्रश्न है आपका, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष मेल की बात किया है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, बिल्कुल ओके, एक्स एक्स होता है। मेल में क्या होता है तुम्हारा, एक्स वाई होता है। क्लियर पॉइंट, ओके, क्लियर पॉइंट, समझ में आया सारी क्वेश्चंस। तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, यही पिंड करते हैं, मिलते हैं किसी और में। तो आज की क्लास के लिए, इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच। ओके, मस्त रहो, बढ़िया रहो।